अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 7 है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, और आज इसके अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको ज़ीनर डायोड पे इसको ख़त्म किया था, तो आज हम रेजिस्टेंस के लेवल्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे, यानी कि जिसमें एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस भी आएगी, और फॉरवर्ड और रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स में हम इन रेजिस्टेंसेस को जो है वो स्टडी करके देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस लेवल्स। तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट का है डायोड का, वो मूव करता है एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ, और जो रेजिस्टेंस है डायोड की वो भी चेंज होती है एक नॉन लीनियर शेप के अंदर, जो करैक्टरिस्टिक कर्व होता है। यानी कि आप फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का जो करैक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं, उस करैक्टरिस्टिक पॉइंट के अंदर जो पॉइंट है वो चेंज होता है, और उस पॉइंट के चेंज होने की वजह से जो करैक्टरिस्टिक कर्व है वो एक लीनियर नॉन लीनियर बिहेवियर जो है वो शो करता है। तो एज ए ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द डायोड मूव्स, जो ऑपरेटिंग पॉइंट है डायोड का वो मूव करता है फ्रॉम वन रीजन टू एन अदर रीजन, एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड से रिवर्स की तरफ और रिवर्स से फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है। तो जो रेजिस्टेंस है डायोड की, द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड विल चेंज। तो रेजिस्टेंस जो है डायोड की वो चेंज होगी, यानी कि रेजिस्टेंस कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट नहीं कर रहा, ज़्यादा कंडक्ट कर रहा है, कम कंडक्ट कर रहा है, वो चेंज होगी ड्यू टू नॉन लीनियर शेप, ड्यू टू नॉन लीनियर शेप ऑफ करैक्टरिस्टिक कर्व। जो करैक्टरिस्टिक कर्व्स हैं या कर्व है, उसके ऊपर उसका जो कर्व जो बन रहा है, जब रेजिस्टेंस चेंज होगी तो वो जो कर्व बनेगा डायोड के करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर, वो नॉन लीनियर होगा, यानी कि लीनियर बिहेवियर नहीं होगा उसका, नॉन लीनियर होगा। तो जो अप्लाइड वोल्टेज या सिग्नल होता है वो डिफाइन करता है अपने के रेजिस्टेंस लेवल को। द अप्लाइड वोल्टेज और सिग्नल डिफाइन, जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज है या सिग्नल है, यानी कि जो आप अप्लाइड वोल्टेज बैटरी से देते हैं या जो सिग्नल देते हैं, वो रेजिस्टेंस लेवल को डिफाइन करता है। रेजिस्टेंस लेवल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उससे आपको पता चलता है कि डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है या डायोड की जो रेजिस्टेंस है वो कम है। उस अप्लाइड वोल्टेज या सिग्नल से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। जो पहली रेजिस्टेंस है, डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर आप
इस रेजिस्टेंस जो डीसी है इसमें आप जो एप्लीकेशन है वो डीसी वोल्टेज की सर्किट को देख रहे हैं जो कि कंटेन कर रहा है एक सेमीकंडक्टर डायोड। तो इसके रिजल्ट के अंदर जो ऑपरेटिंग पॉइंट है करैक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर वो चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि आप जब डीसी वोल्ट दे रहे हैं तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है करैक्टरिस्टिक कर्व पर उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज नहीं होगा। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर, इसको हम फाइंड कर सकते हैं ईजिली और सिंपली बाय फाइंडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल्स ऑफ वी डी, यानी कि वोल्टेज जो अक्रॉस डायोड है और आई डी, और जो करंट आई डी डायोड में से फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इजीली हम इसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आप वो ओहम्स लाई लगा कर इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द एप्लीकेशन ऑफ ए डीसी वोल्टेज, यानी कि जो आपका अप्लाइड डीसी वोल्टेज है टू ए सर्किट, उस सर्किट को जो कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग ए सेमीकंडक्टर डायोड, जो कि एक सेमीकंडक्टर डायोड जो है उसको कंटेन कर रहा है। तो इसके नतीजे में विल रिजल्ट, इसका जो नतीजा निकलेगा विल रिजल्ट इन एन ऑपरेटिंग पॉइंट। तो इसके रिजल्ट में जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है ऑन द करैक्टरिस्टिक कर्व, करैक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है, दैट विल नॉट चेंज विद टाइम। तो ये जो है ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, यानी कि इसके अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कोई चेंज नहीं आएगी। तो जो रेजिस्टेंस है डायोड की ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड एट ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट आपका जो कि चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है डायोड की, वो रेजिस्टेंस जो है डायोड की उसको आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल्स ऑफ वी डी एंड आई डी। कैन बी calculated easily by finding the corresponding levels of ID and VD फॉर डायोड, यानी कि उस रेजिस्टेंस को आप जो डायोड के अंदर से करंट गुजर रही है या जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है, अगर उनकी वैल्यूज़ को आप फाइंड कर लें तो आप इजीली जो है ये स्टैटिक डीसी रेजिस्टेंस जो है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि बाय ओहम लॉ आर जो होता है वो वी ओवर आई के होता है डीसी करंट के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास आर डी है दैट इज इक्वल टू वी डी ओवर आई डी। इसमें वी डी और आई डी की वैल्यू पुट करें तो ये स्टैटिक रेजिस्टेंस आपको पास निकल आ जाएगी। ये हम कहेंगे कि दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1।
ये हमारी कोई जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो डीसी रेजिस्टेंस लेवल जो है एट नी यानी कि कट ऑफ वोल्टेज के ऊपर और बिलो उसके विल बी ग्रेटर दैन द रेजिस्टेंस लेवल obtained बाय द वर्टिकल राइज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो डीसी रेजिस्टेंस है आपके पास, द डीसी रेजिस्टेंस लेवल्स एट नी मतलब जो कट ऑफ वोल्टेज है, एंड बिलो या उसके बिलो या उससे नीचे यानी कि नी वोल्टेज से नीचे विल बी ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर होगी द रेजिस्टेंस levels obtained obtained for vertical rise section of characteristic curve। कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है यहाँ, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बेसिकली क्या जो डीसी रेजिस्टेंस है वो नी वोल्टेज के ऊपर या उसके बिलो, यानी कि जब नी वोल्टेज के ऊपर होगी यानी कि नी वोल्टेज पर होगी या उससे बिलो होगी तो वो ग्रेटर होगी उन रेजिस्टेंस लेवल से जो आप जो वर्टिकल राइज यानी कि एकदम जो करंट का राइज आता है करैक्टरिस्टिक्स के अंदर, ये हमेशा उससे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस लेवल हैं रिवर्स बायस रीजन में वो फिर बहुत हाई होंगे। द रेजिस्टेंस लेवल्स इन रिवर्स बायस रीजन विल बी वेरी हाई। तो ये बहुत ज़्यादा हाई होंगे रिवर्स बायस रीजन के अंदर। तो कुछ ओहम मीटर जो हैं वो टिपिकली इनको अप्लाई किया जाता है कांस्टेंट करंट सोर्सेज के ऊपर, और रेजिस्टेंस जो इनकी मदद से वो जो है उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है या करंट के लेवल को कैलकुलेट कर लिया जाता है बाय एम मीटर, और वोल्टेज को बाय वोल्ट मीटर जो है, यानी कि एम मीटर, वोल्ट मीटर, ओहम मीटर, ये इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इन जनरल जो इसका कंक्लूजन है वो यही है कि जो लोअर करंट है अगर कम करंट डायोड में से गुजरे तो इसका हायर डीसी रेजिस्टेंस लेवल जो है वो होगा, यानी कि अगर कम करंट गुजरेगी तो फिर रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, ठीक है, और अगर ज़्यादा करंट गुजरेगी तो फिर रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। अब यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है अगर आप उसको देखें तो यही आप फॉरवर्ड बाइस्ड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो बनाते हैं। ये कुछ इस तरह करके कर्व जो है वो आपके पास आता है। तो यहाँ पर ये आईडी करंट है, ठीक है, ये वीडी वोल्टेज है, ये इसका ओरिजिन है, और ये आईडी आप मैयर कर रहे हैं मिली एम्पेयर्स में और वीडी को मैयर कर रहे हैं वोल्ट्स के अंदर।
तो अब आप यहाँ पर इस फिगर के अंदर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके ऊपर आप डीसी रेजिस्टेंस जो है उसको फाइंड कर रहे हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर ऑपरेटिंग पॉइंट है जिसके ऊपर आप डीसी रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर इसको यूं करें तो ये नीचे की तरफ अगर आए, ठीक है, इस तरफ हमारे पास आई डी और इस तरफ हमारे पास वी डी, और अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पर ये रिवर्स करंट जो है वो आती है। तो ये ग्राफ बेसिकली क्या है, इसको कह लें कि ये फिगर ए है डिटर्मिनिंग, ये क्या कह रही है, ये डिटर्मिन कर रही है द डीसी रेजिस्टेंस को ऑफ ए डायोड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, यानी कि जो ऑपरेटिंग है, जो ऑपरेट कर रहा है, जो मूव कर रहा है, ये पॉइंट ये मूव कर रहा है इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर। तो हमारे पास जो इन जनरल जो रिजल्ट आता है, इन जनरल देयरफॉर जो जनरल हमारे पास रिजल्ट है वो है कि द लोअर द करंट थ्रू ए डायोड, द लोअर द करंट थ्रू डायोड, अगर कम करंट डायोड में से गुजरेगी तो फिर जो है द हायर द डीसी रेजिस्टेंस लेवल, तो जो डीसी रेजिस्टेंस है उसका लेवल जो है वो फिर हाई होगा इस केस के अंदर। यहाँ पर एक एग्जांपल भी आगे दी हुई है, उसका मैं तस्वीर खींच के तो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो भी क्या ग्राफ दिया हुआ है और उससे आपने जस्ट जो है वो कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस, डीसी रेजिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ACR डायनामिक रेजिस्टेंस। AC या जो डायनामिक, ये तो हमने यहाँ पर DC रेजिस्टेंस जो है उसकी बात की है, ठीक है, DC रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया है डायोड के लिए। बेसिकली हम रेजिस्टेंस के लेवल्स जो हैं उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हम जो कैलकुलेट करेंगे वो हम करेंगे ACR डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक का मतलब है कि जो चेंज होगी, DC में तो चेंज नहीं थी हो रही, ACR डायनामिक रेजिस्टेंस, AC या जो डायनामिक रेजिस्टेंस है। तो हमने अभी पीछे यही पढ़ा पिछले आर्टिकल के अंदर कि जो DC रेजिस्टेंस है डायोड की, ठीक है, द DC रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज इंडिपेंडेंट, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है ऑफ द शेप of the characteristic curve की शेप से ये इंडिपेंडेंट है इन द रीजन, उस रीजन के अंदर जो सराउंड कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, इन द रीजन surrounding a point of interest, ठीक है जी। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अब कौन सा, ऑपरेटिंग पॉइंट,
तो पीछे आपने यही देखा है कि जो डीसी रेजिस्टेंस है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आती विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन अगर साइनोसाइडल हो इनपुट पर रादर देन डीसी, इफ देयर इज ए sinusoidal input instead of DC, अगर डीसी की बजाय जो इनपुट है वो साइनोसाइडल हो, यानी कि साइनोसाइडल इनपुट आप दें, साइनोसाइडल इनपुट जो है वो अप्लाई की जाए, वो दी जाए डायोड को, तो सिचुएशन जो है वो कंप्लीटली चेंज होगी। द सिचुएशन विल चेंज कंप्लीटली। तो सिचुएशन जो है वो मुकम्मल तौर पर आप चेंज हो जाएगी। अब सिचुएशन वो नहीं रहेगी कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहे, ठीक है। तो अब जो वेरिंग इनपुट है उसकी वजह से जो इंस्टेंटेनियस ऑपरेटिंग पॉइंट है वो पॉइंट अप और डाउन जो है वो रीजन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स के में अप एंड डाउन मूव करेगा और डिफाइन करेगा एक स्पेसिफिक चेंज, एक मखसूस चेंज करंट और वोल्टेज के अंदर। तो द वेरिंग इनपुट, अब जाहिर बात है साइनोसाइडल इनपुट है तो वो वेरिंग इनपुट है, वो चेंज हो रही है, विल मूव द इंस्टेंटेनियस ऑपरेटिंग पॉइंट। तो वो चेंज करेगा इंस्टेंटेनियस ऑपरेटिंग पॉइंट को अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, ठीक है जी, ऊपर और नीचे, यानी कि नीचे ऊपर वो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा ए रीजन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, जो आपका करैक्टरिस्टिक का रीजन, उसमें अप एंड डाउन जो है ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो है ये मूव करेगा और फिर लिहाजा ये एंड दस डिफाइन ए स्पेसिफिक चेंज इन, तो इसकी वजह से एक स्पेसिफिक चेंज आएगी करंट और वोल्टेज में, इन करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के अंदर। अब जाहिर बात है कि इनपुट जो है वो वेरिंग है, तो जब इनपुट वेरिंग है तो इट विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसके अंदर जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आएगी। तो इसकी वजह से जो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है, इंस्टेंटेनियस ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो उस रीजन ऑफ करैक्टरिस्टिक के ऊपर अप एंड डाउन जो है वो मूव करेगा, उसकी वजह से करंट और वोल्टेज जो हैं उनके अंदर चेंज आएगी। तो अब मैं इसकी जो है वो फिगर ड्रा करता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आप देखें कि हमारे पास जो डायोड के करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये एक सिग्नल आ रहा है, ठीक है, ये एसी साइनोसाइडल सिग्नल जो है वो आ रहा है, और इस जगह पर आपके पास करंट
आई डी, ये आई डी है। ये हमारे पास क्या है, ये डायोड करैक्टरिस्टिक्स है, ये डायोड के हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ से आप अब इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करें, फिर इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करें, और फिर इस पॉइंट से एक लाइन ड्रा करें, ये जो पॉइंट्स हैं। तो ये जो पॉइंट से लाइनें आप ड्रा कर रही हैं, ये एक्चुअली क्या हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं डेल्टा वी डी को। ठीक है, जैसे ये डेल्टा आई डी है, ये डेल्टा वी डी है, यानी कि चेंज ऑफ वोल्टेज, चेंज ऑफ करंट। और ये जो है हमारे पास ये टेंजेंट लाइन है, यानी कि वो किसी कर्व के ऊपर हमने जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो टेंजेंट लाइन है। और यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट के ऊपर, वो ये आ रहा है। ठीक है जी। तो ये क्या फिगर रिप्रेजेंट कर रही है, इसको आप कहें फिगर बी, डिफाइनिंग द डायनामिक और एसी रेजिस्टेंस। तो ये डायनामिक या एसी रेजिस्टेंस जो है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए, आप दोनों में चेंज आ रही है, वोल्टेज के अंदर भी चेंज आ रही है और करंट के अंदर भी चेंज आ रही है। अब एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा की है आपने टेंजेंट टू द कर्व। अ स्ट्रेट लाइन is drawn tangent to the curve। एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा की गई है टेंजेंट टू द कर्व थ्रू क्यू पॉइंट, थ्रू क्यू पॉइंट एज शोन इन फिगर बी। ठीक है जी, जिस तरह ये फिगर बी है इसको शो किया गया। इसमें जो क्यू पॉइंट है, डीसी ऑपरेशन जो है, ये क्यू पॉइंट आपके पास एक क्यू पॉइंट इधर है, एक क्यू पॉइंट इधर है, एक क्यू पॉइंट इधर है। ठीक है, ये हमारे पास क्यू पॉइंट है डीसी ऑपरेशन। अब ये जो है क्यू, ये जो पॉइंट है, ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है फिगर बी में, ये पर्टिकुलर चेंज जो है वोल्टेज और करंट में, उसको डिफाइन कर रहा है। और हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं, इसकी मदद से हम डिटरमिन कर सकते हैं एसी डायनामिक रेजिस्टेंस फॉर द रीजन ऑफ द डायोड करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यानी कि ये फिगर बी के अंदर जो क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट इन फिगर बी, ये जो क्यू पॉइंट है आपके पास फिगर बी के अंदर, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट क्यू लिया आपने फिगर, ये जो पॉइंट जिसके अंदर वेरिएशन आ रही है, ये जो क्यू पॉइंट है फिगर बी के अंदर, ये डिफाइन कर रहा है, विल डिफाइन a particular change of current and voltage। करंट एंड वोल्टेज, ये जो पर्टिकुलर चेंज आ रही है करंट और वोल्टेज के अंदर, ये क्यू पॉइंट, यानी कि क्यू पॉइंट जब ऊपर नीचे मूव करता है तो इसकी वजह से जो है वो
वोल्टेज और करंट में चेंज आती है, और इसकी मदद से दैट कैन बी यूज टू डिटरमन AC डायनामिक रेजिस्टेंस। और इसकी मदद से हम AC डायनामिक रेजिस्टेंस जो है उसको डिटरमिन कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर दिस रीजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, फॉर दिस रीजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। डायोड के लिए यानी कि बेसिकली कि ये क्यू पॉइंट जो है, यानी कि जब DC था तो उसमें जो क्यू पॉइंट था उसके अंदर वेरिएशन नहीं आ रही थी, लेकिन चूंकि अब आप वेरिंग ही इनपुट सिग्नल दे रहे हैं तो ये क्यू पॉइंट जो है ये ऊपर वेरी कर रहा है। तो इसकी मदद से वोल्टेज और करंट के अंदर चेंज आएगी, तो वो वोल्टेज और करंट के अंदर जो चेंज आएगी उसकी मदद से आप AC रेजिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोशिश वैसे ये की जाती है कि जो चेंज है वोल्टेज और करंट में वो स्मॉल कम से कम हो, ठीक है। तो an effort is made that change in voltage and current must be as small as possible, यानी कि जितनी कम से कम चेंज हो सकती है उसकी कोशिश की जाती है वोल्टेज और करंट में। एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट ईच, और इक्वी डिस्टेंस हो यानी कि एक ही फासले पर हो टू आइदर साइड ऑफ क्यू पॉइंट, टू आइदर साइड ऑफ क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट से हर साइड से यानी कि हर डिस्टेंस से जो है वो इक्वी डिस्टेंस हो। तो अगर इक्वी डिस्टेंस होगा तो फिर हम इसके अंदर जो चेंज है उसको स्मॉल जो है वो कर सकते हैं। तो अब ये जो RD आपके पास RD यानी कि जो वेरी कर रही है ये डेल्टा VD और डेल्टा ID के बराबर होगी। डेल्टा जो है यहाँ पर चेंज को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा है, यानी कि इसकी मदद से ये डेल्टा VD और डेल्टा ID आप कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ये AC रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको आप विद द हेल्प ऑफ स्लोप जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ। आप देखें कि ये कर्व है, यहाँ पर ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये टेंजेंट ड्रा करें, हाँ। तो ये ट्राइंगल जो है ये बनेगी और यहाँ से कोई एंगल थीटा होगा तो ये डेल्टा VD होगी और ये डेल्टा ID होगी। इसको आप कह लें कि ये कोई फिगर C है जिसमें डिटर्मिनिंग
द AC resistance at point Q, जिसके अंदर आप AC रेजिस्टेंस जो है उसको पॉइंट Q के ऊपर फाइंड कर रहे हैं। तो अगर स्टीपर होगा स्लोप, द स्टीपर द स्लोप, जितनी स्लोप स्टीपर होगी, द लेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी डी, तो जो वैल्यू है डेल्टा वी डी की वो लेस होगी, द लेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी डी। तो डेल्टा वी डी जो है उसकी वैल्यू लेस होगी। तो जब डेल्टा वैल्यू डी की वैल्यू लेस होगी यानी कि कम वोल्टेज चेंज होगा, तो उसके लिए कम करंट के अंदर भी चेंज आएगा। फॉर सेम चेंज इन करंट डेल्टा आई डी, ठीक है। तो वो स्मॉल चेंज जो है वो स्मॉल वोल्टेज की वजह से करंट में आएगी। एंड द लेस द रेजिस्टेंस, और इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी कम होगी। एंड लेस द रेजिस्टेंस, इसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम होगी। तो जो AC रेजिस्टेंस है इन वर्टिकल राइज रीजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज देयर फॉर क्वाइट स्मॉल, ठीक है। तो द AC रेजिस्टेंस, अब AC रेजिस्टेंस जारी पर ये वर्टिकली राइज करता है, ये कर्व जो है इन द वर्टिकल राइज रीजन। अब देखें ना, ये वर्टिकली राइज रीजन है। तो जो रेजिस्टेंस है, AC रेजिस्टेंस है इस वर्टिकल राइज रीजन के अंदर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, जो डायोड के आपने कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं उनको प्लॉट किया। तो जो AC रेजिस्टेंस है वर्टिकल राइज ऑफ द रीजन इज देयर फॉर क्वाइट स्मॉल। तो ये जो AC रेजिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल होगी इस रीजन में अंदर, इज क्वाइट स्मॉल, ठीक है। तो जो AC रेजिस्टेंस है वर्टिकल राइज रीजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में, वो उसकी वैल्यू बड़ी स्मॉल होगी, लेकिन जो AC रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू मच हायर होगी एट लो करंट लेवल्स। बट AC रेजिस्टेंस will have much higher value at lower current levels। तो जब करंट कम गुजर रही होगी तो ऑब्वियसली जो AC रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो कम करंट जो है वो सर्किट में से पास करती है। तो इन जनरल जो हम इससे जो कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं इस सारी डिस्कशन से, ये जो सारी हमने डिस्कशन की है इससे जो हम ड्रा कर सकते हैं कंक्लूजन वो ये है कि इन जर्नल देयरफॉर जर्नली जो है वो अगर लोअर होगा Q पॉइंट ऑफ ऑपरेशन, यानी कि स्मॉलर करंट या लोअर वोल्टेज होगा, तो हायर होगा द AC रेजिस्टेंस। द लोअर द Q पॉइंट
यानी कि अगर Q पॉइंट लोअर होगा, नीचे की तरफ होगा, ऑफ ऑपरेशन, अगर Q पॉइंट लोअर होगा जो ऑपरेट कर रहा है, तो स्मॉलर करंट और लोअर वोल्टेज होगा इस केस के अंदर। स्मॉलर करंट होगी और लोअर वोल्टेज होगा, और जो रेजिस्टेंस है वो हाई होगी। द हायर द AC रेजिस्टेंस, AC रेजिस्टेंस जो है वो फिर वो हाई होगी। इससे भी रिलेटेड एक एग्जांपल है, वो भी मैं उसकी तस्वीरें खींच के आपको भेज दूंगा। तो अभी तक हमने ये जो डिस्कशन की है, हमने ये डायनामिक AC रेजिस्टेंस जो है इसको ग्राफिकली कैलकुलेट किया, लेकिन इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर भी मौजूद है। तो इसकी जो डेफिनेशन है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर, द डेफिनेशन ऑफ AC resistance in differential calculus is given as, तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि द डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव है आपके पास ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द स्लोप is equal to the slope of tangent line। ये इक्वल है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के ड्रॉन एट दैट पॉइंट, जो कि उस पॉइंट पर ड्रा की जाती है। अभी आपने की थी ना ये, कि ये कर्व था, तो ये अगर ऑपरेटिंग पॉइंट है तो इसके ऊपर ये टेंजेंट लाइन आपने ड्रा की है। तो जो डेरिवेटिव है इस फंक्शन का इस पॉइंट के ऊपर, वो इक्वल है कि इसके स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन के जो आपने ड्रा किया है इस पॉइंट के ऊपर। तो अब अगर हम जो है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें जो है वो बेसिकली इक्वेशन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी जो डायोड करंट इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी सेमीकंडक्टर डायोड के लिए, वो जो लास्ट टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर हम उस इक्वेशन को यूज़ करें, तो उस इक्वेशन की मदद से हम जो है वो उस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेकर तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायनामिक AC रेजिस्टेंस, यानी कि मैथमेटिकल या एनालिटिकल मेथड से। तो अब वो जो डायोड करंट इक्वेशन हमने पढ़ी थी, द डायोड करंट इक्वेशन इज, और जो डायोड करंट इक्वेशन हमने पढ़ी थी वो क्या थी? वो थी ID इज इक्वल टू IS e की पावर KVD ओवर T के -1। यह हमने इक्वेशन पढ़ी थी। अब इसका अगर डेरिवेटिव ले लें,
विद रिस्पेक्ट टू डी वी डी इंटू आई डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी वी डी इंटू आई एस ई की पावर के वी डी ओवर टी के -1 और ब्रैकेट क्लोज। अब आप अगर इसका डेरिवेटिव लें तो डी आई डी ओवर डी वी डी जो है ये हमारे पास आ जाएगा के ओवर टी के इनटू साथ इधर इसके आई एस भी आ जाएगी इनटू ई की पावर के वी डी ओवर टी के, और -1 तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप इस इक्वेशन को आप राइट डाउन करें कि डी आई डी ओवर डी वी डी इज इक्वल टू के ओवर टी के आई एस, तो ये आई एस जो है, अब ये जो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर अगर हम इधर ई की पावर के वी डी ओवर टी के +1 और -1 जो है वो कर दें तो डी वी डी ओवर डी आई डी हमारे पास क्या आ जाएगा के ओवर टी के, तो ये आ जाएगा आई एस ई की पावर के वी डी ओवर टी के -1 +1। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास आई डी के बराबर है। तो डी वी डी ओवर डी आई डी इज इक्वल टू के ओवर टी के इंटू आई डी प्लस आई एस। ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। तो ये हमने बेसिक डिफरेंशियल कैलकुलस यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब यहाँ पर अगर हम ये कंडीशन लगाएं इस इक्वेशन के अंदर ही, इसको आप कह दें कि ये कोई इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 के ऊपर ही अगर आप ये कंडीशन लगाएं कि आई डी जो है यानी कि जो डायोड करंट है आई डी ये मच ग्रेटर देन है आई एस के, तो अगर ये मच ग्रेटर देन आई एस के तो फिर ये वैल्यू इसके अंदर 0 हो जाएगी। तो डी वी डी और डी आई डी आपके पास क्या आ जाएगा के ओवर टी के आई डी, इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो के है इसकी वैल्यू होती है 11600 डिवाइडेड बाई ईटा। तो ईटा 1 होता है जर्मेनियम के लिए और ईटा 2 होता है सिलिकॉन के लिए। तो हम इसमें को चूँकि जर्मेनियम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 11600 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ जाएगा 11600 हमारे पास, यानी कि ए की वैल्यू ये निकल आएगी। उसके बाद आप देखें कि जो रूम टेम्परेचर है टी के, इसमें टी सी प्लस 273 डिग्री केल्विन, तो अगर टी सी 25 डिग्री है, ठीक है जी, टी सी जो वो 25 डिग्री है तो ये हो जाएगा 25 डिग्री जमा 273 दैट इज इक्वल टू 298 डिग्री, 298 डिग्री। तो के ओवर टी के
ये आपके पास क्या आ जाएगा, 11,600 डिवाइडेड बाई 298। तो इधर से आ जाएगा 38.93 के ओवर टी के की वैल्यू ये निकलेगी। अब डी आई डी ओवर डी वी डी, तो जो डी आई डी है हमारे पास, डी आई डी ओवर डी वी डी, ठीक है। तो डी आई डी ओवर डी वी डी, अब हमारे पास जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, डी आई डी ओवर डी वी डी, ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू जो है हमारे पास के ओवर टी के की, वो निकली है 38.93 आई डी। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई है। तो यहाँ से आप जो रेजिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, वो R इज इक्वल टू वी ओवर आई के बराबर होती है। तो डी वी डी ओवर आई डी जो है इसकी वैल्यू अगर आप रख लें कि डी वी डी ओवर आई डी जो है उसमें करंट जो है यानी कि डी आई डी ओवर डी वी डी इज इक्वल टू 38.93 आई डी। अब मैं अगर इसको उल्टा दूं तो डी वी डी ओवर डी आई डी, तो मेरे पास आ जाएगा 1/38.93, इसको उल्टा दिया आई डी। ठीक है जी। तो इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वी डी ओवर डी आई डी। इसको यहाँ से मिटा दें। ये हो जाएगा डी वी डी ओवर डी आई डी इज इक्वल टू 0.026 डिवाइडेड बाई आई डी। ठीक है। तो यहाँ से अब ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है आर डी, तो 0.026 ओवर आई डी, ये हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो निकल आई, जर्मेनियम और सिलिकॉन। चलिए अच्छा, आगे एक चीज़ चेक कर लीजिएगा कि कहीं मैंने यहाँ पर ये इसको ऊपर नीचे ना कर दिया हुआ। ये डेरिवेटिव आपने पहले जो लेना है ना उस इक्वेशन का, जो डायोड की इक्वेशन आपके पास ये वाली आई डी, ठीक है, वो चूँकि आई डी है तो हमने उसका डेरिवेटिव डी आई डी ओवर डी वी डी के रिस्पेक्ट से लेना है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वी डी देना। उसको चेक कर लीजिएगा कहीं मैंने उसको उल्टा ना लिख दिया हो यहाँ के। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अब आर डी की वैल्यू निकल आई। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो आर डी की इक्वेशन निकली है, इसको मैं कहता हूँ कि ये कोई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है,
इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डायनामिक रेजिस्टेंस है उसको आप सिंपली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी मदद से, कि इसके अंदर आप जो है वो वैल्यू पुट करें डायोड करंट की। यानी कि अगर हम इसके अंदर आई डी डायोड करंट की वैल्यू पुट करें तो आप आर डी की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई करैक्टरिस्टिक्स जो है उनका अवेलेबल होना या टेंजेंट लाइन का स्केच करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़हन में रखना ज़रूरी है कि जो इक्वेशन 1.7 है ये सिर्फ एक्यूरेट है ओनली फॉर वैल्यूज़ ऑफ आई डी इन वर्टिकल राइज सेक्शन ऑफ द कर्व। ठीक है, यानी कि ये जो इक्वेशन 2 है आपकी, वैसे तो कोई इसके लिए कर्व शर्व ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैथमेटिक्स से ही आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये एग्जाम में बात रखनी ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि आपके माइंड में ये बात हो कि जो इक्वेशन 2 है इज ओनली एक्यूरेट, ये सिर्फ एक्यूरेट है फॉर वैल्यूज ऑफ आई डी की उन वैल्यूज के लिए इन द वर्टिकल राइज, जो आपके पास वर्टिकल राइज सेक्शन है ऑफ कर्व, सिर्फ उसके अंदर ये वैल्यू जो है वो वैलिड है। अच्छा, अब जो अगर हमारे पास जो है वो लेसर वैल्यूज़ हैं आई डी की, ठीक है, फॉर लेसर वैल्यूज़ ऑफ आई डी, यानी कि स्मॉल वैल्यूज़ जो हैं आई डी की, तो अगर नीटा 2O सिलिकॉन के लिए, अगर नीटा 2 जो है वो सिलिकॉन के लिए है, तो जो वैल्यू है आर डे की उसको ऑब्टेन करने के लिए इसको 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई डी इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड with the factor of 2। तो इसको 2 के फैक्टर से हर सूरत में जो है वो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो जो स्मॉल वैल्यूज़ हैं आई डी की बिलो द नी वोल्टेज, तो for small values of ID below नी, यानी कि नी या कट ऑफ से जो बिलो वैल्यूज हैं ID की ऑफ कर्व, तो इक्वेशन 2 जो है ये फिर उस वक़्त इस सूरत हाल में बिकम्स इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट का मतलब है कि वो इतनी वैलिड नहीं रहती फिर इस सूरत हाल में, यानी कि स्मॉल वैल्यू तो इतनी स्मॉल हो कि नी वोल्टेज से भी कम हो, तो फिर ये इतनी अप्रोप्रिएट नहीं रहती है। तो जो जितने भी रेजिस्टेंस लेवल हम डिटरमिन करते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं बाय पीएन जंक्शन, और इसमें जो रेजिस्टेंस है सेमीकंडक्टर मटेरियल की इटसेल्फ, जिसको हम कहते हैं कि बॉडी रेजिस्टेंस,
या जो रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कराई जाती है बाय द कनेक्शन बिटवीन सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक्सटर्नल मेटेलिक कंडक्टर, यानी कि जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है, तो ये जो एडिशनल रेजिस्टेंस लेवल हैं इनको इंक्लूड किया जा सकता है इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बाय रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर बी। ठीक है, उसको कोई रेजिस्टेंस आप आर बी का नाम दे के इसमें कर दें, तो जो रेजिस्टेंस आर डी है देयर फोर वो इंक्लूड करेगी डायनामिक रेजिस्टेंस को भी और इस रेजिस्टेंस आर बी को भी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम अभी तक ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर का उसकी रेजिस्टेंस को तो हमने ऐड नहीं किया है, तो हम उसकी रेजिस्टेंस को भी इस इक्वेशन नंबर 2 में ऐड जो है वो कर सकते हैं। तो हमने अभी तक जितने भी रेजिस्टेंस लेवल मेजर किए हैं, ऑल द रेजिस्टेंस लेवल्स मेजर्ड, हमने जितने रेजिस्टेंस लेवल्स को मेजर किया है अभी तक उनको हमने डिफाइन किया है और डिफाइंड बाय पीएन जंक्शन, और उसको पीएन जंक्शन से डिफाइन किया एंड डू नॉट इंक्लूड, और हमने इंक्लूड नहीं किया रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इटसेल्फ। तो हमने जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टेंस है उसको इंक्लूड नहीं किया इसके अंदर, अभी तक सिर्फ पीएन जंक्शन की बात ही हम जो है वो करते रहे हैं। ये जो इटसेल्फ होती है इसको हम कहते हैं बॉडी रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको आप बॉडी रेजिस्टेंस का नाम जो देते हैं। और तो इसके अंदर अब ये जो एडिशनल रेजिस्टेंस लेवल्स हैं इस इक्वेशन के अंदर इनको इंक्लूड किया जा सकता है बाय एडिंग ए रेजिस्टेंस डिनोटेड बाय आर बी। ठीक है, तो द एडिशनल रेजिस्टेंस levels can be included in equation 2। उनको इक्वेशन 2 में इंक्लूड किया जा सकता है बाय एडिंग रेजिस्टेंस आर बी। रेजिस्टेंस आर बी जो है उसको इंक्लूड करके, तो अगर आप रेजिस्टेंस आर बी को इंक्लूड करेंगे तो इसके बाद जो इक्वेशन है वो आ जाएगी, उसको कहेंगे हम आर डी प्राइम, दैट इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई आई डी प्लस आर बी। तो ये जो फैक्टर आर बी है, ये जो आपने यहाँ पर एडिशनल रेजिस्टेंस ऐड की है, ये फैक्टर आर बी जो है ये रेंज करता है, इसकी रेंज जो है ये 0.1 ओहम से लेकर 2 ओहम तक होती है, को जो लो पावर जनरल डायोड्स होते हैं। किनके लिए? फॉर लो पावर जर्नल डायोड्स, उनके लिए।
अब जो हमारे पास बेसिकली ये जो आर डी रेजिस्टेंस है, अगर हम इसको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ जो है वो मेजर करना चाहते हैं करैक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर, जिसमें हम जो इक्वेशन है वो यूज़ करते हैं, वन पॉइंट सिक्स, तो वो इक्वेशन 1.6 जो इक्वेशन है, यानी कि वो जो मैंने उसको नाम दिया था, ये वाली जो इक्वेशन है आर डी, ठीक है जी। इसको मैं हाल इक्वेशन 1 का हमने शायद नाम दिया था पीछे, इसको आप चेक कर लीजिएगा अपने नोट्स में। आर डी जो है डेल्टा वी आई, डेल्टा वी डी ओवर डेल्टा आई डी, ये इक्वेशन जो है, ठीक है। तो जो आर डी है इसको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से आप मेजर कर सकते हैं करैक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर इस इक्वेशन की मदद से। तो जो लो लेवल्स ऑफ डायोड करंट हैं, वहाँ पर जो फैक्टर आर बी का है वो नॉर्मली स्मॉल इनफ होता है एज कंपेयर टू आर डी टू परमिट इग्नोरिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द ए सी डायोड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो डायोड रेजिस्टेंस है ये कौन सी है, ये ए सी सॉरी डी सी डायोड रेजिस्टेंस है। तो पीछे जब हमने ए सी कैलकुलेट किया तो उसमें आर बी भी हमने उसको ऐड किया। तो एट लो लेवल्स ऑफ डायोड, तो जो लो लेवल्स हैं डायोड करंट के, ठीक है, यानी कि कम करंट जब गुजर रही है, तो जो फैक्टर है आर बी का, तो द फैक्टर ऑफ आर बी, ये जो फैक्टर है हमारे पास आर बी का, इज नॉर्मली स्मॉल। तो ये हमारे पास नॉर्मली स्मॉल होता है इनफ कंपेयर्ड टू आर डी, आर डी के मुकाबले में जो रेजिस्टेंस है, टू परमिट, और ये परमिट करता है हमें इग्नोरिंग इग्नोर करने में इट्स इम्पैक्ट ऑन द ए सी डायोड रेजिस्टेंस। तो जो हाई लेवल्स होते हैं करंट के, तो एट हाई लेवल्स ऑफ करंट, जो करंट के हाई लेवल्स हैं, तो जो लेवल होता है आर बी का, द लेवल ऑफ आर बी में अप्रोच आर डी, तो ये अप्रोच कर सकता है आर डी को। तो यहाँ पर अब ये हमने यहाँ तक क्या डिस्कस किया कि अगर लो लेवल हो डायोड करंट के, तो जो फैक्टर होता है आर बी का, ये नॉर्मली बहुत स्मॉल होता है एज कंपेयर टू आर डी,
और हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसका इम्पैक्ट जो है वो डायोड रेजिस्टेंस के ऊपर। लेकिन जब हाई लेवल्स ऑफ करंट होते हैं तो जो लेवल ऑफ आर बी है वो अप्रोच कर जाता है आर डी तक, यानी कि आर बी जो है, जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस है, वो जो आर डी जंक्शन की रेजिस्टेंस है उसके बराबर जो है वो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है, जो सीरीज में डायोड के साथ सर्किट में अटैच होते हैं। बट सिंस देयर विल, यहाँ पर जो है देयर विल बी अदर रेजिस्टिव एलिमेंट्स, कुछ और रेजिस्टिव एलिमेंट्स भी होते हैं ऑफ मच लार्जर मैग्नीट्यूड इन सीरीज में, जिनका जो है कि लार्जर मैग्नीट्यूड होता है सीरीज के अंदर, ठीक है, यानी कि ज़्यादा मिकदार जिसकी होती है विद डायोड, जो कि डायोड के साथ अटैच होते हैं। तो हम यहाँ पर ये ज्यूम करते हैं कि जो एसी रेजिस्टेंस है वो डिटरमिन होती है बाय आर डी। सो हियर वी अज्यूम दैट एसी resistance is determined by RD। हालांकि दूसरे कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि हम जो एसी रेजिस्टेंस है उसको डिटरमिन करते हैं RD की मदद से, और जो इम्पैक्ट है RB का उसको इग्नोर कर देते हैं। एंड द इम्पैक्ट of RB will be ignored, यानी कि जो RB का इम्पैक्ट है उसको हम कंसिडर नहीं करते, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अभी जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं जिसमें जो इम्पैक्ट है RB का उसको इग्नोर किया जाता है, ठीक है, तो वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो लेवल है RB का वो डिक्रीज़ ही होता जाता है मैग्नीट्यूड में, और ये फैक्टर इतना कम हो जाता है कि हम इसको फिर इग्नोर ही कर देते हैं, इसको नहीं लेते हैं। तो RB अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी यही रिसर्च हुई है कि RB जो है वो बहुत स्मॉल हो जाती है, लिहाजा इसको जो है वो इग्नोर कर दिया जाए। तो अभी तक ये हमने जितनी डिस्कशन की है ये फॉरवर्ड बायस रीजन के ऊपर हमने सारी डिस्कशन की है। तो रिवर्स बायस रीजन जो है उसमें हम कहते हैं कि जो चेंज इन करंट है वो अलॉन्ग द IS लाइन होती है, वो नील होती है फ्रॉम ज़ीरो टू ज़ीनर रीजन, और उसके नतीजे में जो AC रेजिस्टेंस निकलती है, यानी कि जो इक्वेशन हमने RD की है उससे AC रेजिस्टेंस लिखी है, वो सफिशेंटली हाई होती है टू परमिट द ओपन सर्किट अप्रॉक्सीमेशन। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है, हियर अप टू आवर discussion is about
फॉरवर्ड बायस्ड रीजन। तो हमने जितना अभी तक पढ़ा ये सारा फॉरवर्ड बायस्ड रीजन के लिए हमने पढ़ा है। लेकिन जो रिवर्स बायस्ड रीजन होता है, इन रिवर्स बायस्ड रीजन वी विल अज्यूम, उसके अंदर जो है वो हम ये अज्यूम करते हैं, जो रिवर्स बायस्ड रीजन होता है, कि जो चेंज इन करंट है, दैट चेंज इन करंट अलोंग आई एस, आई एस क्या है, ये रिवर्स करंट होती है। जो चेंज इन करंट है अलोंग आई एस लाइन इज नील, वो नील है फ्रॉम 0 टू 0 वोल्ट से जीनर रीजन तक, 0 वोल्ट से लेकर जीनर रीजन तक। और इसके नतीजे में जो रिजल्टिंग एसी रेजिस्टेंस है एंड रिजल्टिंग एसी रेजिस्टेंस, और जो रिजल्टिंग हमारे पास एसी रेजिस्टेंस है, जिसको कि हम डिटरमिन करते हैं इस इक्वेशन से, आर डी डेल्टा वी डी ओवर डेल्टा आई डी, इस इक्वेशन से इसको मेजर करते हैं। तो इट इज़ हाई, ये आर डी जो है इट इज़ हाई, ये ज़्यादा मिकदार में होती है टू परमिट ओपन सर्किट अप्रॉक्सीमेशन। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिवर्स बायस रीजन है उसमें हम ये ज्यूम करते हैं कि जो चेंज इन करंट है वो आई एस लाइन के अलॉन्ग है, और ये वेरी करती है नील से, यानी कि नील 0 वोल्ट से लेकर जीनर रीजन तक। और इसके नतीजे में जो एसी रेजिस्टेंस है उसको आप इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस निकलती है ये काफ़ी हाई होती है, और इसकी वजह से आपके पास ओपन सर्किट है, यानी कि ओपन सर्किट का मतलब है कि जिसमें से करंट नहीं गुजरी, यानी कि रेजिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली आपका जो सर्किट है वो ओपन सर्किट जो है वो हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसमें एक छोटा सा रहेगा टॉपिक, फिर वो ये रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। वो छोटा सा टॉपिक है एवरेज एसी रेजिस्टेंस। तो अगर इनपुट सिग्नल जो है वो सफिशिएंटली लार्ज हो to produce a broad swing if input signal is sufficiently large, यानी कि बड़ा हो इनपुट सिग्नल, to produce a broad swing,
जिसकी मदद से एक ब्रॉड स्विंग जो है प्रोड्यूस की जाए। जैसे कि मैं अभी एक ये फिगर बनाता हूँ, इस फिगर को डी कह लें, एज शोन इन फिगर डी या ई, जो भी हमने नाम है, हाल अभी तक हमने सी तक जो है वो फिगर्स जो हैं वो बनाई हैं, तो इसको हम जो है वो डी का नाम ही दे लेते हैं। जैसे कि डी फिगर के अंदर जो है वो शो किया गया। अब मैं बनाता हूँ डी फिगर जो है, ये देखें, ये ग्राफ जा रहा है आपके पास, यहाँ पर डेल्टा वी डी है और इस जगह पर डेल्टा आई डी है। तो ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरफ ये आई डी है मिली एम्पेयर में, और इधर जो है ये 0.1, 0.2, 0.3 और ये 0.4। उसके बाद जो है यहाँ पे ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, और ये ऑपरेटिंग पॉइंट जो है ये 0.7 के ऊपर है, और एक इधर ऑपरेटिंग पॉइंट है ये यहाँ पर, ये इधर 20 आ जाएगा। ये ऑपरेटिंग पॉइंट है 15 और 20 के दरमियान। ये तो ये फिगर किसके लिए है? डिटर्मिनिंग द AC एवरेज रेजिस्टेंस। ये हमने ड्रा किया AC एवरेज रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए बिटवीन इंडिकेटेड लिमिट्स। जो इंडिकेटेड लिमिट्स हैं उनके दरमियान मेजर करने के लिए हमने इसको जो है वो ड्रा किया। तो अब आप ये जो फिगर है इससे आप डिटरमिन कर सकते हैं, तो जो रेजिस्टेंस एसोसिएटेड है डिवाइस के साथ फॉर दिस रीजन, इस रीजन के लिए इज कॉल्ड द एवरेज AC रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि इस फिगर के अंदर ये जो फिगर है आपकी, इन फिगर डी, ये जो फिगर डी है इसमें द रेजिस्टेंस एसोसिएटेड, जो रेजिस्टेंस आपकी एसोसिएटेड है डिवाइस विद डिवाइस, डिवाइस का सेमीकंडक्टर ही ऑब्वियसली, फॉर दिस रीजन is called average AC resistance। इसको हम क्या कहते हैं? एवरेज AC रेजिस्टेंस। अब ये जो एवरेज AC रेजिस्टेंस है, बेसिकली इसको मेजर किया जाता है, ये जो स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करते हैं, ठीक है, इसकी मदद से। तो
द एवरेज AC resistance by definition। तो डेफिनेशन के मुताबिक जो एवरेज AC रेजिस्टेंस है इसको हम द रेजिस्टेंस मेजर्ड, इसको हम मेजर कर सकते हैं by straight line drawn between two intersections established by the maximum and minimum values of input voltage। ठीक है, by a straight line drawn, ये जो एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा किया है बिटवीन टू इंटरसेक्शंस, टू इंटरसेक्शंस, ये एक ये वाला सेक्शन एक ये वाला सेक्शन, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दो इंटरसेक्शन के दरमियान एस्टैब्लिश्ड बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम जो है वैल्यूज ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है जी, तो ये जो है आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी मदद से जो इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हैं उसकी मदद से आप एवरेज जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इसकी स्लोप निकालेंगे तो क्या निकलेगी, वो आर एवरेज ही निकलेगी इसकी, इस कर्व की। तो वो आर एवरेज किसके बराबर होगी, डेल्टा वी डी ओवर डेल्टा आई डी के, पॉइंट टू पॉइंट। तो अब ये जो फिगर है आपके पास, ये डी फिगर जो है, इसमें अगर आप देखें तो जो हमारे पास डेल्टा आई डी है, ठीक है, ये डेल्टा आई डी ये यहाँ पर इस पॉइंट पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कोई वैल्यू आपके पास आ रही है 17 मिली एम्पेयर की। तो ये 17 मिली एम्पेयर डेल्टा आई डी आ जाएगा, और जो आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा वी डी है, डेल्टा वी डी जो है वो आपके पास यहाँ पर आप देखें कि डेल्टा वी डी ये और ये, यानी कि इधर से लेकर इधर तक डेल्टा वी डी, तो ये डेल्टा वी डी ऑलमोस्ट 2 मिली एम्पियर के बराबर होगा। वैसे तो ये वी डी यहाँ पर वोल्ट्स में है, लेकिन हमने इसको चूँकि मिली में कर रहे हैं तो मिली के अंदर इसको कन्वर्ट जो है वो कर लिया, 2 मिली एम्पियर। ठीक है, यहाँ से सॉरी ये वाला पॉइंट है, ये तो डेल्टा वी डी का, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर है ये 2 मिली एम्पियर का, सॉरी ये डेल्टा आई डी जो है। अब यहाँ पर करंट इस जगह पर 17, इस पॉइंट पे 17 और इस पॉइंट पर 2 मिली, यानी कि 17 - 2 मिली एम्पियर।
दैट इज़ इक्वल टू 15 मिली एम्पेयर। तो ये 15 मिली एम्पेयर के बराबर जो है वो आ जाएगी। इसी तरह जो डेल्टा वी डी है, डेल्टा वी डी आपके पास जो है ये आ जाएगा 0.725 वोल्ट माइनस 0.65 वोल्ट इस ग्राफ से। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली जो है हमने ये वैल्यूज़ जो हैं उनको कैलकुलेट किया। ठीक है, ये जो है एक मिनट इसको ये पॉइंट इधर आ रहा है कुछ ऐसे, तो यहाँ पर ठीक है ये 0.7 से पीछे है और ये 0.7 से थोड़ा सा आगे है, तो हम लिख लेंगे 0.65। तो ये हमारे पास डेल्टा वी डी जो है दैट इज़ इक्वल टू 0.075 वोल्ट आ जाएगा। अब इसमें आर एवरेज में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो आर एवरेज में जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.075 वोल्ट डिवाइडेड बाई 15 मिली एम्पेयर, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ओम। तो अगर ये रेजिस्टेंस आर डी जो है इसको डिटरमिन किया जाए आई डी 2 मिली एम्पेयर के ऊपर, तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी 5 ओम से, और अगर इसको डिटरमिन किया जाए 17 मिली एम्पेयर के ऊपर तो ये लेस होगी। तो इसका मतलब है कि जो बिटवीन द ए सी रेजिस्टेंस वुड मेक द ट्रांजिशन हाई वैल्यू एट 2 मिली एम्पेयर टू द लोअर वैल्यू एट 17 मिली एम्पेयर। तो जो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये हमें कहती है कि वैल्यू दैट इज़ कंसिडर द एवरेज ऑफ ए सी वैल्यू फ्राम 2 to 70 मिली एम्पेयर, यानी कि 2 से 17 मिली एम्पेयर के अंदर हम एवरेज वैल्यू जो है वो रेजिस्टेंस की ले रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, जो प्रूव करेगा यूज़फुल इन डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट्स, यानी कि जो इक्विवेलेंट डायोड के जो इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए ये जो एवरेज रेजिस्टेंस है ये बड़ी यूज़फुल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर डीसी और रेजिस्टेंस लेवल जो हैं अगर लोअर लेवल हो करंट का, तो ये यूज़ होता है टू डिटरमिन द एवरेज रेजिस्टेंस द हायर द रेजिस्टेंस लेवल। तो ये एवरेज रेजिस्टेंस को फाइंड करेगा कि जितना हायर रेजिस्टेंस लेवल जो है वो आपके पास होगा। तो मैं आप जरा इसको लिख देता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये जो भी मैंने बातें बोली हैं। तो देखें, अगर इफ ए सी रेजिस्टेंस आर डी जो है इज डिटरमिन्ड एट आई डी इज इक्वल टू, अगर आप इसको डिटरमिन करते हैं आई डी इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर के ऊपर, ठीक है 2 मिली एम्पेयर के ऊपर, तो इट्स वैल्यू विल बी मोर देन 5 ओहम। तो इसकी वैल्यू जो है वो 5 ओहम से ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा वैल्यू देगा 5 ओहम से। अगर इसको डिटरमिन करें एंड इफ डिटरमिन्ड एट आई डी 70 मिली एम्पेयर, और अगर 17 मिली एम्पेयर के ऊपर इसको मेजर करें तो फिर इट वुड बी लेस, तो फिर ये 5 ओम से कम होगा।
तो जो AC रेजिस्टेंस है ये मेक करती है ट्रांजिशन को फ्रॉम हाई वैल्यू एट 2 मिली एम्पेयर टू द लोअर वैल्यू एट 17 मिली एम्पेयर। In between the AC resistance, AC resistance के in between would make transition, ये मेक करती है ट्रांजिशन फ्रॉम हाई वैल्यू एट 2 मिली एम्पेयर, हाई वैल्यू जो 2 मिली एम्पेयर के ऊपर है, टू द लोअर वैल्यू एट 17 मिली एम्पेयर और 17 मिली एम्पेयर पर। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास इक्वेशन है, हैंस बाय द इक्वेशन आर एवरेज डेल्टा वी डी ओवर डेल्टा आई डी पॉइंट टू पॉइंट, ये जो इक्वेशन है पॉइंट से पॉइंट पे, तो ये इक्वेशन क्या करती है, हैज़ डिफाइंड, ये डिफाइन करती है ए वैल्यू दैट इज कंसिडर्ड, जिसको कि हम कंसिडर करते हैं, द एवरेज ऑफ AC वैल्यूज, द एवरेज ऑफ AC वैल्यूज, जिसको हम AC वैल्यूज की एवरेज कंसिडर करते हैं फ्रॉम 2 to 70 मिली एम्पेयर, फ्रॉम 2 to 17 मिली एम्पेयर, 2 से 17 मिली एम्पेयर तक। तो इसका मतलब है कि ये जो एक रेफरेंस लेवल है रेजिस्टेंस का, इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी वाइड रेंज के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स को प्रूव करने के लिए। और ये फिर हमारे लिए आगे इसमें भी यूज़फुल होगी जब हमने इक्विवेलेंट सर्किट्स को डिवाइड करना है। तो इन जनरल हम इसका कंक्लूजन जो ड्रा करेंगे वो कंक्लूजन यही है कि एज with DC and AC रेजिस्टेंस के जो DC या AC रेजिस्टेंस है, लेवल्स हैं, AC या DC जो कि जो लेवल हैं, द लोअर द लेवल ऑफ करंट, द लोअर द लेवल ऑफ करंट, अगर करंट का लेवल लो होगा, यूज टू डिटरमिन तो ये यूज होगा डिटरमिन करने के लिए द एवरेज रेजिस्टेंस, एवरेज रेजिस्टेंस को द हायर
द रेजिस्टेंस लेवल। तो जो AC और DC रेजिस्टेंस लेवल है, इनके लिए जो लोअर लेवल है करंट का, यानी कि कम करंट अगर फ्लो कर रही हो तो लोअर लेवल जो करंट का है वो यूज होता है डिटरमिन करने के लिए एवरेज रेजिस्टेंस को। तो एवरेज यानी कि जब कम करंट फ्लो करेगी तो उसका मतलब है कि फिर रेजिस्टेंस का लेवल भी हाई होगा। तो लो करंट लेवल जो है, एक्चुअली बेसिकली ये सारा इसका कंक्लूजन ये है कि लो करंट लेवल जो है वो यूज होता है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसकी समरी हम देख लेते हैं जो सारा हमने इन पेजेस के ऊपर पढ़ा है। तो इसकी समरी आप देखें तो समरी के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स लिए हैं और डिफरेंट रेफरेंस लेवल लिए हैं रेजिस्टेंस के, वेरियस रेजिस्टेंस लेवल्स किए हैं। और हम इसको यूं करते हैं, एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर कि ठीक है, ये एक टेबल बना रहा हूँ मैं। ये आपके पास हो जाएगी टाइप, ठीक है। इधर इक्वेशन, यहाँ पर स्पेशल, कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर जो है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। और इधर ग्राफिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अब यहाँ से ये मिटा देता हूँ। तो ग्राफिकल को मैं इधर लिख देता हूँ। ये तो होगी टाइप, इधर होगी इक्वेशन, स्पेशल, रिस्टिक्स और ग्राफिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। तो हमारे पास जो पहले नंबर पर टाइप है वो थी DC आर स्टैटिक, ठीक है जी। उसकी इक्वेशन थी RdVd/ID और ये डिफाइन करता है एज ए पॉइंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफाइंड एज ए पॉइंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये पॉइंट को डिफाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। उसके बाद इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का ग्राफ जो है वो हमारे पास आता है। तो ये ID, ये हमारे पास VD और ये हमारे पास Q पॉइंट। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा AC डायनामिक, ठीक है जी। इसकी इक्वेशन जो थी वो RD∆VD/∆ID ये इक्वेशन थी। और ये RD बराबर निकली थी हमारे पास 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई ID के।
ठीक है जी। और इसका जो इट डिफाइंड बाय द टेंजेंट लाइन एट द क्यू पॉइंट, डिफाइंड बाय द टेंजेंट लाइन एट क्यू पॉइंट, ठीक है। और इसको डिफाइन किया था टेंजेंट लाइन से क्यू पॉइंट के ऊपर। और इसके लिए जो ग्राफ था वो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ था, जहाँ पर ये वाला पोर्शन डेल्टा आई डी था और ये डेल्टा वी डी था। और यहाँ पर इस जगह पर ये क्यू पॉइंट था आई डी। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास थी एवरेज ए सी, ठीक है। ये टाइप थी इसकी इक्वेशन थी आर डी इज इक्वल टू सॉरी आर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी डी ओवर डेल्टा आई डी पॉइंट टू पॉइंट, और डिफाइंड बाय स्ट्रेट लाइन बिटवीन द लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन, डिफाइंड बाय द स्ट्रेट लाइन between the limits of operation। और इसका ग्राफ जो है वो ये इसका ग्राफ था, ठीक है जी। यहाँ पर डेल्टा आई डी और डेल्टा वी डी, और इधर जो है वो दो पॉइंट्स लिए गए थे, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर, और इनको आपस में मिला लिया गया था। ये टेंजेंट लाइन जो है इसके ऊपर वो ड्रा की गई थी, या स्ट्रेट लाइन जो ड्रा की गई थी, जो कि लिमिट्स ऑफ ऑपरेशन के दरमियान में। तो ये आज हमने सारा जो है इसका ये आर सी और डी सी रजिस्टेंसेस जो हैं इनको डिटेल के साथ जो है वो मैंने आपको करके बता दी, और काफ़ी लंबी वीडियो जो है ये बन गया। अब कल जो हमने स्टडी करना है वो हमने करने हैं डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स, ठीक है। कि डायोड के जो इक्विवेलेंट सर्किट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनको जो है वो हमने कल अब स्टडी करना है। तो बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।